नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एचसीआर 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके 2024 में एचसीएस के प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ आपके कुछ डाउट्स जो हैं टॉपिक से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रीड द असर्शन गिवन बिलो केयरफुली। द फर्स्ट है आपका, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। द थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज मोर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दी गई है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी अर्थ क्रस्ट पे, वो आपकी क्या होती है, उसको जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। पहली चीज तो ये, एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, कि ये सबसे जितनी भी आपकी लेयर्स और हैं अर्थ में उनमें सबसे पतली लेयर ये है। सेकंड अगर बात करें, द थिकनेस ऑफ द ओशियन क्रस्ट इज मोर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, की जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसकी मोटाई जो होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा होती है। दो स्टेटमेंट है। तो देखिए, इसकी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट सही बात है, क्रस्ट जो होती है सबसे ऊपर वाली लेयर है उसी को क्रस्ट कहा जाता है। और सेकंड साथ में ये भी चीज सही है कि वो सबसे पतली होती है बाकी की जितनी भी लेयर है। तो ये मान लीजिए क्रस्ट होगी पहली लेयर, उसके बाद ये यहाँ पर सेकंड लेयर आपकी मान लीजिए मेंटल हो जाएगी, और मेंटल के बाद यहाँ पर तीसरी लेयर जो है वो कोर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो पहली लेयर जो है क्रस्ट वो पतली है, मेंटल आपकी काफी मोटी है, और उसके बाद कोर फिर अगेन पतली नजर आती है। ऑल्दो जो क्रस्ट है उसके कंपैरेटिवली कोर काफी बड़ी होगी, बट हाँ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमें पहली चीज पता लग गई कि सबसे ऊपर वाली को क्रस्ट कहा जाता है, और दूसरा ये कि वो सबसे पतली लेयर होती है। अर्थ में जितनी भी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर है आपकी, उनमें सबसे पतली आपकी क्रस्ट होती है। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, द थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज मोर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर क्रस्ट को अगर हम देखें, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो उसमें हम क्या पाएंगे कि मैं अगर क्रस्ट ड्रॉ करूं तो ये आपकी क्रस्ट होगी, इस पे पहाड़ है, प्लेट्यूज हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर ओशन भी देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ओशन आ गया, ठीक है। अब ये क्रस्ट लेयर जो है उसकी थिकनेस है। तो आप क्या देखेंगे कि जहां पर पहाड़ है वहां पर चौड़ाई बहुत ज्यादा है, जहां पर ओशन है वहां पर चौड़ाई कम है। तो इसका मतलब क्या है, जो थिकनेस है क्रस्ट की वो कॉन्टिनेंट्स पर ज्यादा है, ना कि ओशन में ज्यादा है। तो जिसका मतलब क्या है कि हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ओनली वन। ये साथ में ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि दोनों में से कौन सी असर्शन जो है वो ट्रू है। तो ओनली वन जो है वो हमारी सही है, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, ऑप्शन है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये आपकी 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। जबकि आपका जो आपका ओशियनिक फ्लोर है वहां पर ये 5 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलती है। तो इस वजह से क्या है, कॉन्टिनेंट पे ओशियनिक जो क्रस्ट है वो ज्यादा मोटी होती है। आगे अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन, व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन और बिकम्स सॉलिड। Rocks formed in such a way on the crust are called the exclusive igneous rock. और second statement है आपकी, when the molten magma cools down deep inside the earth surface, solid rocks are formed are called the intrusive rocks. Extrusive igneous rocks are form large grains. Intrusive igneous rock have a very fine grained structure. 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, और स्टेटमेंट आपकी है कि जो आपका अर्थ सरफेस पे जो मैग्मा निकल के आता है, मोल्टन लावा निकल के आता है जमीन के अंदर से, उसकी वजह से बाहर जमीन पर आकर जब वो ठंडा होता है तो पत्थर बनते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब जो वो पत्थर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस। और जो मैग्मा अंदर से निकल रहा है लेकिन वो जमीन पर नहीं आया, जमीन से सरफेस पे आने से पहले ही वो नीचे ठंडा होकर 2-4 किलोमीटर नीचे ठंडा होकर जम गया, उसे इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारी हो जाती है, पहली और दूसरी, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो बाहर आके पत्थर मैग्मा ठंडा होता है उससे जो पत्थर बनते हैं उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है, और जो अंदर बनते हैं उसे इग्नियस कहा जाता है। एक्सट्रूसिव आप एग्जिट शब्द से भी रिलेट कर सकते हैं, इंट्रूसिव को आप इन शब्द मतलब अंदर, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपकी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपकी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैव अ वेरी फाइन ग्रेन। अब यहां पर देखिए कि जहां पर लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू।
तो ये चार जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो assertion 3 and 4 जो है वो रॉन्ग है। पहली दो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, और जो assertion 3 और 4 है वो रॉन्ग है, क्योंकि एक्सक्लूसिव जो आपकी रॉक फॉर्म होती है, जो बाहर बनती हैं, उसके अंदर जो रॉक के ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज नहीं बल्कि स्मॉल साइज के देखने को मिलते हैं, जबकि जो इंट्रूसिव रॉक होती है वहां पर जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। तो ये उल्टा लिख रखा है। तो हमारी यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, इस वजह से ऑप्शन जो सी है वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इन विच रीजन डज द रिवर फॉर्म्स द ऑक्सबो लेक, नदी के किस क्षेत्र में ऑक्सबो झील का निर्माण होता है? पहला है इन दी माउंटेनियस एरिया, सेकंड है इन दी कोस्टल पार्ट्स, सी है आपका इन दी प्लेन्स एरिया, या फिर डी है इन दी अबव 3 पार्ट्स। देखिए ये ऑक्सबो लेक होता क्या है, पहले वो चीज समझें। अगर मान लीजिए रिवर आपकी यूं फ्लो करती है, इसी तरह से फ्लो करती हुई जाती है। अब होता क्या है, कई बार नदी के अंदर पानी जो है वो ज्यादा हो जाता है जब बाढ़ का मौसम आता है या फिर मानसून का मौसम आता है, तो उस वजह से रिवर जो है अपने एरियाज, मान लीजिए यूं बह के जा रही है रिवर, ठीक है, तो रिवर क्या करती है, अपने इस वाले एरिया पे जोर से फोकस करती है, मतलब टकराव करती है, और इस एरिया को और वाइड करती है, ठीक है, फिर पानी यहां से जाएगा, उसके बाद पानी यहां से जाएगा, ठीक है। इस तरह से पानी क्या है, एक्स्ट्रा जो चौड़ाई है, मतलब दूर से काटते हुए जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है, किनारा जो है चौड़ा हो जाता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए जब नदी का पानी कम हो जाएगा तो अगेन नदी अपने इसी पाथ से बहना शुरू करेगी, डायरेक्ट इस पाथ से वापस आ जाएगी। तो ये वाला हिस्सा जहां पर पहले पानी जब बह रहा था, यहाँ पे क्या होता है, ये मेन रिवर से कट हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर और इस जगह पर सिल्टेशन हो जाता है। सिल्टेशन मतलब क्या, गारा, मिट्टी, ये सब चीजें जमा हो जाती हैं। तो ये जब जमा हो जाती है यहाँ पर, तो ये जो साइड वाली जो पानी वाली जगह से जहां से पहले नदी बह रही थी, वो आपकी मेन रिवर से अलग हो जाती है। अब रिवर का पानी इसी डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ज्यादा पीछे से होकर नहीं बहेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर अलग रह जाता है मेन रिवर से, इसी को आपका ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब देखिए ये जो लेक है, इसका निर्माण आपका कहाँ होता है, ये आपका मैच्योर स्टेज में रिवर की होता है। और मैच्योर स्टेज कहाँ होती है, जहां रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती हैं। इसका सी ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों है, देखिए पहाड़ों से जब नदी बहती है तो उसके अंदर वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और पहाड़ों को काट कर रिवर बहती जरूर है, लेकिन पहाड़ों से नीचे की तरफ आने की वजह से, फ्लो ज्यादा होने की वजह से रिवर का पैटर्न जो है मोर और लेस इस तरह का होता है। इससे ज्यादा जो रिवर है वो बेंड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्लेन एरिया में क्योंकि फ्लो कम हो जाता है और काफी एरिया है नदी को घूमने के लिए, तो इस तरह का पैटर्न वो फॉलो करती हैं, और इसको मिएंडर कहा जाता है। मिएंडरिंग पाथ या फिर मिएंडर, जब नदी क्या है सांप की तरह बहना शुरू करती हैं। और इसी हिस्से में ये जो ऑक्सबो लेक है आपकी अलग से यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर या फिर इस जगह पर ये ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एज द रिवर एंटर इन द प्लेन एरिया, मिएंडरिंग जो है मतलब नदी का सांप की तरह चलना वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या है, एक लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन विच लेयर, तो कौन सी लेयर में ये होते हैं? 4 लेयर आपको यहाँ पे दी गई है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं, और लास्ट में आपकी एक्सोस्फेयर भी आती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी लेयर है ऐसी जहां पर रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ये सारी चीजें अक्कर होती हैं? देखिए सिंपल लॉजिक है, ये जो आपका ट्रोपोस्फेयर है ना, ये लेयर आपको जमीन के सबसे नजदीक देखने को मिलेगी, और सबसे नजदीक का मतलब ये जमीन के सबसे पास है, जुड़ी हुई है, और इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है। अब जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट आपको 18 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से जो एयर है वो ज्यादा जमीन के नजदीक रहती है। मतलब कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आपको ज्यादातर जो एयर है, वाटर वेपर्स हैं, वो सब चीजें आपको जमीन के नजदीक ही नजर आएगा। मतलब ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर के अंदर ही नजर आएगा, और क्योंकि पहली लेयर जो है उसी में पानी है या फिर मॉइस्चर है या फिर एयर है, तो रेनफॉल के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो ट्रोपोस्फेयर में ही नजर आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेनफॉल, फॉग और हेलस्टॉर्म ये सारा कुछ ट्रोपोस्फेयर मतलब कि पहली लेयर के अंदर ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये चीजें
बहुत ही कम नेग्लिजिबल तौर पे नजर आती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो 18 किलोमीटर से ऊपर नजर आ रही है, और ये हाइट मतलब जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर काम कंडीशन होती है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, क्योंकि हवा नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता। तो हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही फ्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में अगर फ्लाई करेंगे तो कभी भी बारिश हो सकती है, बिजली जो है वो हो सकती है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, तो इससे जान का नुकसान जरूर हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द वर्ड सुनामी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सुनामी शब्द यूज करते हैं हम जब आपकी समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसको सुनामी कहा जाता है। तो ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है चाइनीज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन एंड जापानीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये आपका जापानीज वर्ड से सुनामी वर्ड जो है निकल के आया है, और जापानीज भाषा में इसका मतलब है हार्बर वेव्स। और हार्बर का मतलब क्या है? हार्बर एरिया होता है जहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे शिप्स खड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे भी जो सुनामी की वेव्स हैं वो तटीय क्षेत्र जो होता है, कोस्टल एरिया, वहीं पे स्ट्राइक करती है सबसे पहले, और वहीं पे सबसे ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट लेके आती हैं। तो ये जो आपकी हार्बर वेव्स है ना, ये ही इसी का नाम जापानीज के अंदर इसको सुनामी कहा जाता है, और इसमें टी साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है, और ये एक जापानीज वर्ड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर बात करें, HCS 2024 के लिए हमारा जो बैच है एक रन कर रहा है, जिसमें हम HCS 2024 का जो एग्जाम आने वाला है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। ये जो कोर्स है आपको 24,999 में, अगर आप ऑप्शनल बाय करना चाहते हैं तो ऑप्शन भी मिलेगा, वो मिल जाएगा। अगर आप हमारा GS का कोर्स सिंपली बाय करना चाहें तो GS के कोर्स में आपको जो कोर्स पड़ेगा वो 24,999 का कोर्स पड़ेगा, और अगर आप GS के साथ ऑप्शनल बाय करना चाहें तो आपको 39,999 में GS प्लस ऑप्शनल दोनों चीजें मिल जाएंगे। और ऑप्शनल कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी 4 ऑप्शनल अवेलेबल हैं, तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर सब चीजें मिलती हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जो अपडेट है वो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।